हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। कंपनी अकाउंट्स का एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड कोशिश करूंगी कि इसको एक या दो लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को फिनिश कर दें, ठीक है। बट चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, इससे हमें क्या पता चलेगा, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट बताऊंगी एंड उसके बाद हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हमें डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का सबसे पहले देखते हैं मतलब क्या है। देखिए वर्ड क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको कंपनी कैसे डिस्पोज ऑफ करती है, कैसे एलोकेट करती है, ठीक है। कंपनी का कुछ एक्स अमाउंट का कुछ प्रॉफिट था तो कंपनी उस प्रॉफिट को कैसे एलोकेट करती है अमंग इट्स वेरियस रिजर्व्स। कंपनी के बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जहां कंपनी को फंड ट्रांसफर करना होता है, कंपनी को डिविडेंड देना होता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट करती है, वही है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए मैंने लिखा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या है, एलोकेशन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसको कंपनी किस तरीके से एलोकेट करती है टुवर्ड्स इस वेरियस रिजर्व, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिफरेंट रिजर्व में एलोकेट करती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ठीक। एंड कंपनी को डिविडेंड भी देना होता है तो कंपनी कितना अपने प्रॉफिट का कितना पोर्शन डिविडेंड में देगी, कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर करेगी। तो ये जो कंपनी जो एलोकेशन करती है ना, इसी को कहा जाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। एंड दिस कॉन्सेप्ट डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की हेल्प से कंपनी क्या कर पाती है, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाती है इफेक्टिवली। क्यों, क्योंकि कंपनी को समझ में आता है कि कंपनी के पास एक्स अमाउंट का प्रॉफिट है और कंपनी को R1 रिजर्व में इतना ट्रांसफर करना है, R2 रिजर्व में इतना ट्रांसफर करना है, डिविडेंड इतना देना है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड इतना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड इतना देना है। तो बेसिकली कंपनी क्या कर पाती है, जो भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाती है इस कॉन्सेप्ट से, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट से। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी। ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट हेल्प देम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है कंपनी को टू मैनेज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाती है इफेक्टिवली। कैसे, बाय क्रिएटिंग रिजर्व एंड एलोकेटिंग प्रॉफिट टुवर्ड डिविडेंड, यानी कंपनी रिजर्व्स में और अपने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसमें इस प्रॉफिट को एलोकेट कर पाती है और इस तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर पाती है, ठीक है। तो दिस इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं आगे जब आपको बताऊंगी, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का जब फॉर्मेट बताऊंगी तो वहां पे भी आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट जो कॉन्सेप्ट है इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कह लीजिए ये है फाइनल अकाउंट में। क्योंकि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहां से, पीएल अकाउंट से बैलेंस शीट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट है फाइनल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पीएल अकाउंट टू बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट से बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये अभी मैं आपको जब पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट अभी जब मैं बताऊंगी ना इसी लेक्चर में, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रॉफिट है वो पीएल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है थ्रू दिस डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। अब जरा देख लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी की जो भी इनकम है, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से खर्चे माइनस कर देना, तो दैट इज प्रॉफिट, ठीक।
जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी का सपोज करिए 1 महीने, एग्जाम्पल है केवल, कंपनी का 1 महीने का जो टोटल रेवेन्यू या कह लीजिए टोटल इनकम जो कंपनी की हुई वो कितनी हुई, 1 लाख हुई, ठीक है। लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए कंपनी ने कुछ खर्चा भी तो किया होगा, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, लेबर्स को सैलरी दी होगी, फिक्स खर्चे होंगे कंपनी के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस सब के खर्चे होंगे। तो सपोज करिए वो 60,000 का खर्चा था, ये एग्जाम्पल है केवल, ठीक है, ये 60,000 का खर्चा था। तो 1 लाख का रेवेन्यू हुआ कंपनी को और 60,000 का खर्चा हो गया, तो नेट में कंपनी का बोले प्रॉफिट कितना हुआ, तो नेट में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 40,000 का, ठीक है। तो दिस इज प्रॉफिट। और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एक बार क्लास में मैंने पूछा था बच्चों से कि व्हाट इज प्रॉफिट, तो बच्चों को इतनी क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये मैंने जरूर इस पीपीटी में इंक्लूड किया क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट क्या है, टोटल रेवेन्यू या कह लीजिए टोटल इनकम में से जब हम खर्चों को माइनस करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो निकल के आता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। क्लास में जब मैंने पूछा था तो बच्चों ने कहा कि टोटल इनकम, प्रॉफिट मतलब इनकम, तो इनकम नहीं, इनकम में से खर्चों को माइनस करेंगे तब जो नेट में निकल के आता है दैट इज प्रॉफिट, ठीक। तो ये हो गया प्रॉफिट। आगे हम बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो कह लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो लीगली अवेलेबल होता है शेयर होल्डर्स को फॉर डिविडेंड। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट होता है विच इज लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कंपनी अपने जब सारे एक्सपेंसेस को मीट कर लेती है, सारे खर्चों को पूरा कर लेती है, उसके बाद कंपनी को जो प्रॉफिट बचता है उसी को कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट क्या कर सकती है कंपनी, ये प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर के साथ शेयर कर सकती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये बात समझ में आई। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कंपनी के पास बचता है आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर लेती है, जैसे लॉसेस जो है, या फिक्स एसेट पे जो डेप्रीशिएशन है, या फॉल इन प्राइस ऑफ करंट एसेट है, या टैक्सेशन है, या जो पास्ट लॉसेस है इनको राइट ऑफ करने के बाद रिजर्व्स में एक रीजनेबल अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है उसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और एक और खास बात बताती हूं कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना शुड नॉट इंक्लूड कैपिटल प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं आता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब समझ रहे हैं ना, कैपिटल प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो बिजनेस की कह लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के कारण, या वो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस है उसके रूटीन कोर्स ऑफ एक्टिविटी के कारण जो प्रॉफिट ना हो। देखिए हमने पढ़ा था, हमने टाइप ऑफ रिजर्व पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था ना, एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, क्लास 12 में आपने पढ़ा था। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, क्लास 12 नहीं क्लास 11 में है ये, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व पढ़ा था ना। तो वहीं से कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है। देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो किसी बिजनेस को होता है बिकॉज ऑफ इट्स रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, यानी बिजनेस का जो मेन काम है उससे कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मोबाइल बनाया बेचा, या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कार बनाई बेची, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर उसी कंपनी का कोई लैंड था, पुरानी फैक्ट्री थी, या कोई पुरानी मशीनरी थी, वो कंपनी ने बेची, तो फिर उसको जो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। एंड कैपिटल प्रॉफिट क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि कैपिटल प्रॉफिट बार बार नहीं होता, जबकि रेवेन्यू प्रॉफिट बार बार होता है ना। हर महीने कंपनी कई मोबाइल बना रही है, कई गाड़ियां बना रही है, उसे बेच रही है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी पुरानी कोई जमीन, कोई पुरानी फैक्ट्री, कोई पुरानी मशीनरी बेच रही है, तो वो बार बार एक ही जमीन तो नहीं बेच रही है ना। तो इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, इट इज नॉन रिकरिंग। एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है इट इज नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग होता है, जबकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, इट इज रिकरिंग, ये रिकरिंग होता है, ठीक। तो ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। तो मैं ये बताई थी कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसमें आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट बता दिया। तो डिविजिबल प्रॉफिट समझ में आ गया ना, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है फॉर डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट।
यानी या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी अपने खर्चे को मीट आउट करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात बताती हूँ, देखिए कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, एज पर कंपनी एक्ट कंपनी के लिए कंपलसरी है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन जो है कंपनी को रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफर स्टैच्यूटरी मिनिमम प्रॉफिट टू रिजर्व। यानी कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, ये लीगली कंपलसरी होता है कि वो अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन, एक मिनिमम सर्टेन पोर्शन है जो कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि कंपनी अब कितना ट्रांसफर करेगी, अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए कंपनी एक्ट में बताया गया है कि कितना ट्रांसफर करना है, और ये जो ट्रांसफर करने का जो परसेंटेज है, इट डिपेंड अपॉन द प्रपोज डिविडेंड ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रपोज डिविडेंड जो है कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम जो न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें इसकी हेल्प चाहिए होगी, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो कंपनी एक्ट क्या कहता है कि इफ द परसेंटेज ऑफ प्रपोज डिविडेंड, यानी अगर कंपनी ने जो प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, प्रपोज किया है डिविडेंड, उसका अगर परसेंटेज 10% से ज्यादा है, यानी अगर प्रपोज डिविडेंड 10% से ज्यादा है, तब उस केस में कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ सर्टेन परसेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टू रिजर्व। यानी कंपनी का अगर प्रपोज डिविडेंड 10% से ज्यादा है तो उस केस में कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ठीक, और अब ये कितना कितना करना होगा ये इस टेबल में मैंने आपको बताया है। अगर प्रपोज डिविडेंड कंपनी का 10% या उससे कम है और पेड अप कैपिटल, तो उस केस में कंपनी को कुछ नहीं ट्रांसफर करना है रिजर्व में। बट अगर कंपनी का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 10% से लेके 12.5% है और पेड अप कैपिटल, तो उस केस में कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2.5% जो है रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और अगर प्रपोज डिविडेंड 12.5 से लेके 15% है तो 5% ट्रांसफर करना है। अगर 15% से 20% है तो 7.5% ट्रांसफर करना है। और अगर 20% से ज्यादा है, अगर प्रपोज डिविडेंड 20% से ज्यादा है, तो उस केस में कंपनी को कितना ट्रांसफर करना है, 10% ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये बताया गया है कंपनी एक्ट में। ठीक, एंड दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके मतलब अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें हेल्प चाहिए होगी इस टेबल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। ठीक, और एक बात और है, ये अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट यानी कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट को एलोकेट करती है अमंग रिजर्व्स, या कैसे डिविडेंड, जो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें कैसे अपने प्रॉफिट को एलोकेट करती है, ये है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। ठीक, बट अब सवाल ये आता है कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे शो करेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट को। ठीक, तो उसके लिए वी नीड अ स्टेटमेंट, उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से वी कैन शो, ये जो स्टेटमेंट है पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम शो कर सकते हैं द एप्रोप्रिएशन या कह लीजिए एलोकेशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट करती है अमंग रिजर्व्स, या डिविडेंड में कैसे एलोकेट करती है या कैसे अपोर्शन करती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम शो कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी है कि दिस स्टेटमेंट शोज द एप्रोप्रिएशन या एलोकेशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट एंड डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी रिटेन फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि फाइनली कंपनी के पास कितना, कह लीजिए प्रॉफिट का कितना हिस्सा बच रहा है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के पास कितना बच रहा है, अब बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है, सरप्लस है कि डिफिसिट है, तो ये सब पता चलता है हमें पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये जो, और एक बात और है, क्या ये पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जो अभी हम बनाएंगे, क्या आप पहली बार बना रहे हैं, बताइए पहले कभी बनाया है पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो आपको याद दिला दूं, आपने क्लास 12 में जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी थी, क्लास 11th या क्लास 12 में जब आपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो वहां पर भी तो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाया था ना। तो ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है या जो कह लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो वर्ड क्या है, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब किसी प्रपोर्शन में डिवाइड करना।
तो एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट शो करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसके किसके बीच में, चाहे पार्टनर्स के बीच में, चाहे शेयर होल्डर के बीच में, चाहे डिपार्टमेंट के बीच में। तो जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, अपोर्शमेंट हो रहा हो, तो वहां पर हमें क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। जैसे कंपनी के केस में अगर हम बात करें, कंपनी के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि इससे ये शो किया जा सके, इससे ये मतलब प्रॉपरली शो किया जा सके कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट को डिवाइड करती है। ठीक है, कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से रिजर्व्स के बीच में, डिविडेंड के बीच में डिवाइड करती है, एंड फाइनली कंपनी के पास कितना बचता है। तो कंपनी के केस में तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये शो करता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के केस में आपने पढ़ा था ना, एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जब बनाते थे, तो पार्टनरशिप के केस में ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है, ये क्या शो करता है कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कैसे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वहां पे ये शो करता है। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, फॉर गवर्नमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट अपने फंड को एलोकेट करती है टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी और गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड को किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट के बीच में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो दिस इज पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट शोज द तो समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो कर रहा है, इन तीनों केस में आपने क्या देखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट कंपनी के केस में शो कर रहा है कि कंपनी कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पार्टनरशिप फर्म के केस में बता रहा है कि कैसे पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में बता रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने फंड को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट के बीच में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट शोज द डिस्पोजल ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या शो करता है, डिस्पोजल ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रही है, कैसे, ठीक है, डिवाइड कर रही है, ये शो करता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, काफी कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, एंड इसका फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट जानेंगे तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जो है, इसका फॉर्मेट, तो एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम होगा अमाउंट का। ठीक है, एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है अमाउंट का। तो चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, लास्ट ईयर प्रॉफिट लॉस, यानी अगर कुछ लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है वो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, अगर कुछ रिजर्व्स है, कुछ रिजर्व से कुछ ट्रांसफर होके आ रहा है, इफ एनी, यानी अगर कुछ रिजर्व से ट्रांसफर होके आ रहा है तो इसे ऐड किया जाएगा। अगर पास्ट ईयर, पिछले साल से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन प्रीवियस ईयर, अगर एक्सेस प्रोविजन था टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर का, तो उसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट, फिर इसमें ऐड करेंगे अगर रिजर्व से कुछ ट्रांसफर होके आ रहा है, या अगर एक्सेस प्रोविजन था टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर में, तो वो एडजस्ट किया जाएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। तो ये चीजें ऐड करेंगे। अब कुछ चीजें हैं जिसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, क्या माइनस किया जाएगा, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व, यानी ये कंपनी का पूरा प्रॉफिट हो गया, अब कंपनी इस प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट कर रही है, ठीक है, अपोर्शन कर रही है, वो अब हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेस क्या करेंगे, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व, कंपनी डिफरेंट रिजर्व में जो ट्रांसफर कर रही है उसको देखेंगे। जैसे कंपनी ट्रांसफर कर रही है, करेगी जनरल रिजर्व में, ठीक है, ट्रांसफर टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अगर कंपनी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिफरेंट रिजर्व के बीच में एलोकेट कर रही है। ठीक है, तो ये इसमें से लेस करेंगे। फिर उसके बाद लेस और क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर, अगर पास्ट ईयर का कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे एरियर है डेप्रिसिएशन का, तो उसे भी लेस किया जाएगा। फिर उसके बाद कंपनी उस प्रॉफिट को और कहां एलोकेट कर रही है, डिविडेंड में, तो अगर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो लेस किया जाएगा। अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड है इक्विटी शेयर का, ठीक है, तो वो लेस किया जाएगा। प्रपोज या फाइनल डिविडेंड है इक्विटी शेयर का, तो वो लेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें लेस की जाएंगी।
रिजर्व्स में जो ट्रांसफर किया गया ये लेस किया गया, कुछ भी अगर पास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है तो वो लेस किया गया, और फिर उसके बाद डिविडेंड जो है वो कंपनी इसमें से लेस करेगी। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से कंपनी डिस्पोज ऑफ कर रही है, किस तरीके से अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रही है, ये इस पीएल स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आखिर में क्या होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, उसके बाद क्या होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये लेस किया जाएगा। एंड फाइनली यानी जो प्रॉफिट है उसमें से जब ये सारे फिगर माइनस किए गए, रिजर्व्स, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, तो आपने देखा फाइनली जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें से रिजर्व्स में पैसे जब ट्रांसफर किए गए, एडजस्टमेंट जो लास्ट ईयर का था वो जब माइनस किया गया, डिविडेंड्स माइनस किए गए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस किया गया, तो फाइनली इसमें से ये जो है इसमें से आपने इसको पूरा ये फिगर माइनस किए, तो नेट में आपका निकल के आता है क्या, सरप्लस या डिफिसिट। या तो सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगा, सरप्लस या डिफिसिट विच इज कैरीड टू सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस शो करते हैं ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस में फाइनली सरप्लस जाएगा या डिफिसिट जाएगा, ये फाइनली आप यहाँ पे निकल के हमारा आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, ये सिंपल सा फॉर्मेट है पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, किस तरीके से जो प्रॉफिट है वो उसका डिस्पोजल हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, किस तरीके से वो डिवाइड हो रहा है अमंग द रिजर्व्स, अमंग द डिविडेंड, और इसी में से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया गया, इसी में से एडजस्टमेंट रहा एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह का, और फिर लास्ट में निकल के आता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट जाएगा, उस सरप्लस होगा कि डिफिसिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मेट। अब एक बात आपको याद है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट का। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बेसिकली शो करता है हाउ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट। तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो रहा है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे जो नेट में आपका सरप्लस या डिफिसिट निकल के आएगा ये बेसिकली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें जाएगा। तो प्रॉफिट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग फ्रॉम पीएल अकाउंट टू बैलेंस शीट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट खुद से भी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जरूरी है क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और अब हमें करना है एक क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है। तो मैं चाहूंगी कि जरूर मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात और है कि ये अभी तक है, अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, जैसे इसमें मैं SAPM ऐड कर चुकी हूँ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहां पे भी टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। अब हमें करना है ये न्यूमेरिकल। तो पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने देख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। राइट, और ये जो न्यूमेरिकल है ना, मैं सोच रही हूँ अगले लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर मैं देख रही हूँ पहले ही काफी लेंदी हो चुका है, और न्यूमेरिकल ये भी न्यूमेरिकल लेंदी है, लेंदी क्या, इजी छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन इनके ज्यादा बड़े होते हैं, आंसर में तो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो सिंपल सा ही है लेकिन समय लगेगा। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसमें मैं ये न्यूमेरिकल कराती हूँ। ठीक है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। राइट, और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए और कमेंट करके बताते रहा करिए कि कैसा लेक्चर था ये। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।